हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का दूसरा अध्याय, जिसमें लेखक अमरकांत की लिखी हुई कहानी दी गई है, तो आज हम उनके द्वारा लिखित कहानी को पढ़ेंगे। उससे पहले हम अमरकांत जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो लेखक अमरकांत जी का जन्म जो है वो 1925 में हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश, बलिया जिले के नगरा गांव में। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई। उसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। अब देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि साहित्य सृजन जो है उनकी बचपन की ही रुचि थी, यानी बचपन से ही उनको इसमें मन लगता था। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ भी कर दिया, यानी उन्होंने कहानी लिखना शुरू भी कर दिया। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में काम करना आरंभ किया और यहीं से वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। अब देखिए, इसके बाद वो किन किन पत्रिकाओं से जुड़े, तो देखिए, सैनिक के बाद वो जुड़े दैनिक अमृत पत्रिका से। उसके बाद दैनिक भारत से कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अब आगे देखिए, कहा जाता है कि अमरकांत जी जो हैं वो नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ कहने का अर्थ है कि जो भी चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं, जो भी घटनाएं, उसका चित्रण उन्होंने हूबहू किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, मध्यवर्गीय समाज में जो भी घटनाएं घटित होती थी उसको वो हमारे सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत करते थे। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। तो देखिए, यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ भी हम जान लेते हैं। पहला शब्द हमारा है अमानवीयता। अमानवीयता कहने का अर्थ है जिसके अंदर मानवीयता ना हो, हैवान, जिसके अंदर दिल ना हो। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है हमारा हृदयहीनता। हृदयहीनता यानी कठोर दिल वाला। कहते हैं ना, इसके हृदय में दया नहीं है। तो हृदयहीनता यानी कठोर दिल वाला, कठोर हृदय वाला, या आप इसको क्रूर भी कह सकते हैं। कभी कभी हम गुस्से में बोल देते हैं ये इंसान तो बहुत ही क्रूर है, निष्ठुर है, उसको क्या कहते हैं? हृदयहीनता। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है, देखिए ये क्या है? पाखंड। पाखंड मतलब क्या होता है? कोई हमारे साथ पाखंड करता है, यानी हमारे साथ फरेब करता है, छल कपट करता है ना, हमें धोखा देता है, तो उसे पाखंड कहते हैं। और आडंबर, आडंबर दिखावा। तो ये जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ भी मैंने लिख दिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। उनकी जो कहानी है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो घटना हमारे सामने ही घटित हो रहा है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। अब देखिए, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। ये सभी जो हैं ये सभी उनके कहानी संग्रह है। उसके बाद सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये सभी अमरकांत जी द्वारा लिखित उपन्यास हैं। अब देखिए, इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर इन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 2009 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। लेकिन इनके साथ श्री लाल शुक्ल को भी यह पुरस्कार दिया गया, यानी 2009 में जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला, ये संयुक्त रूप से, यानी दो लोगों को एक साथ दिया गया।
अमरकांत जी को और श्रीलाल शुक्ल को। अमरकांत जी ने बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? दोपहर का भोजन। तो आज हम कहानी में पढ़ेंगे दोपहर का भोजन। अब ये दोपहर का भोजन जो है वो गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है और इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। अब ये जो कहानी हमारा है दोपहर का भोजन, वो किसके परिवार से संबंधित है? तो मुंशी जी के परिवार से। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती। मुखर नहीं होने देना कहने का अर्थ है बच्चों, ये किसी को एहसास ही नहीं होने देती है कि उसकी घर की परिस्थिति यानी स्थिति कैसी है। उसकी आँच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। दोपहर का भोजन। लेखक कहते हैं, सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अब देखिए सिद्धेश्वरी क्या कर रही थी? खाना बना रही थी और जब खाना बन गया तो उसने क्या किया? चूल्हे को बुझा दिया। आज के समय में लोग जो हैं वो गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं। तो गैस चूल्हा पे जब हम खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं तो हम उसे बंद कर देते हैं। लेकिन पहले ज़माने में लोग जो थे वो खाना लकड़ियों पर बनाया करते थे, चूल्हे में बनाया करते थे। तो खाना बनाने के बाद जो लकड़ियाँ बच जाती थी उस पर पानी छिड़क करके उसे क्या कर दिया जाता था? बुझा दिया जाता था। देखिए इस तरीके से पानी छिड़क करके उसे बुझा दिया जाता था। तो लेखक भी यहाँ कह रहे हैं कि सिद्धेश्वरी ने खाना बना लिया और क्या किया? चूल्हे को बुझा दिया है। और खाना बनाने के बाद वो क्या की? अपने दोनों घुटनों के बीच में सर रख करके नीचे देख रही है। तो लेखक कह रहे हैं पता नहीं, हो सकता है वो अपनी उंगलियों को गिन रही होगी या नीचे चींटे चींटियों को देख रही होगी। आगे लेखक कहते हैं, अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। अब सिद्धेश्वरी काम में इतना उलझी थी कि इसे खुद पर ध्यान ही नहीं गया। तो उसे क्या महसूस हुआ? उसे महसूस हुआ कि उसे प्यास लगी हुई है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। अब देखिए यहाँ एक शब्द है मतवाला। मतवाले मतलब मदमस्त। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मदमस्त। जो मदमस्त होता है उसे मतवाला कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिद्धेश्वरी को बहुत देर से प्यास लगी थी और जब उसे एहसास हुआ कि उसे प्यास लगी है तो वो फट से यानी जल्दी से उठी, एक लोटा पानी ली और गट गट करके चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में जा लगा और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। अब कोई आदमी खाली पेट पानी पिएगा और भी तुरंत गट गट करके तो उसकी स्थिति थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाती है ना। इसीलिए जब भी हमें प्यास लगी हो तो हमें थोड़ा स्थिर होकर के पानी पीना चाहिए। अब देखिए लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आँखों को मलमल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। यानी अब वह एकटक किसको देखने लगी? अब वह एकटक देखने लगी प्रमोद को। यहाँ देखिए एक शब्द है ओसारा। ओसारा मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? ओसारा कहते हैं बच्चों बरामदे को, इसे कहते हैं ओसारा। तो उसका जो छोटा बेटा था प्रमोद, वो कहाँ सो रहा था? एक टूटे हुए खटोले पे यानी खाट पे सोया हुआ था। तो वो उससे देखने लगी। आगे लेखक कहते हैं, लड़का नंग धरंग पड़ा था। उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। बच्चा बहुत ही कमज़ोर था। लेखक का कहना है कि बच्चा कैसा था? बहुत कमज़ोर था। उसकी सारी हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे और उसका पेट हांडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। वह उठी,
बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। अब यहाँ देखिए, एक शब्द है व्यग्रता। व्यग्रता का क्या अर्थ होगा? व्यग्रता यानी व्याकुलता। तो सिद्धेश्वरी जो है वो ओसारे से बाहर देख रही है और बहुत ही व्याकुलता से देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के आने का वो इंतजार कर रही हो। एक दो क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। निहारना, देखिए यहाँ शब्द क्या है? निहारा। निहारना यानी कि देखना। अब ये रास्ते पे देख रही थी ना कि उसके फैमिली का कोई मेंबर आ रहा है कि नहीं, तो उसने क्या देखा कि उसका बड़ा बेटा जो रामचंद्र है वो धीरे धीरे आ रहा है घर की तरफ। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द रिपीट हुआ है, ओसारे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए ओसारे का अर्थ क्या है। अब लेखक आगे कहते हैं कि चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। अब देखिए, जैसे ही सिद्धेश्वरी देखती है कि उसका बड़ा लड़का रामचंद्र आ रहा है तो उसने क्या किया, फटाफट एक लोटा पानी लाई और ओसारे यानी कि बरामदे में जो चौकी लगी हुई थी, चारपाई लगी थी, उसके नीचे रख दी। और कहाँ चली गई? जल्दी जल्दी वो चौके में चली गई। अभी देखिए, हम लोग जहाँ खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? किचन कहते हैं या रसोई घर कहते हैं। तो पहले जो लोग खाना बनाते थे जिस जगह पे, उसे चौके कहते थे। तो चौके पे गई और वो क्या करने लगी? लीपने पोतने लगी। जैसे हम किचन को साफ़ करने लगते हैं उसी तरह यह उसे साफ़ करने लगी। तो गांव के लोग जो हैं वो लीपते पोतते हैं। और फिर वहाँ क्या रख दिया? पीढ़ा। पीढ़ा किसे कहते हैं? पीढ़ा एक लकड़ी का बना होता है छोटा सा, जिस पर लोग बैठ कर के खाना खाते हैं। इतना करने के बाद वह क्या देखती है कि रामचंद्र जो है वह अंदर आता है। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही रामचंद्र अपने घर आया वो क्या हुआ? चौकी पर बैठा और वहीं बेजान सा लेट गया। गर्मी की वजह से उसकी हालत ख़राब थी। उसके जूते कैसे थे? फटे पुराने, उस पर गर्द जमे हुए थे, यानी गंदगी जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी। गर्द मतलब क्या होता है? धूल। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहार रही थी। अब देखिए, सिद्धेश्वरी जो है वो अपने बेटे के पास जा नहीं रही थी, बल्कि दूर से ही उसे निहार रही थी और मन में उसके डर भी था कि बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। व्यग्रता मतलब व्याकुलता। वो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं से कुछ हुआ तो नहीं, इतनी गर्मी से आया है, लू तो नहीं लग गया। बहुत सारी बातें जो हैं सिद्धेश्वरी के मन में चल रहा था। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बरकू बरकू, लेकिन उसके कुछ उत्तर ना देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। अब देखिए, माँ जो है वो बहुत घबरा गई कि आखिर उसके बच्चे को क्या हुआ। तो वो उसके पास जाती है, उसको पुकारती है। गांव में जो है वो बड़े बच्चों को बरकू कहते हैं। तो यहाँ बरकू कौन है? रामचंद्र है। वो पुकारती है लेकिन वो कोई उत्तर ही नहीं देता है। तो वो उसके नाक के पास हाथ रखती है, सांस चल रहा है कि नहीं ये सब देखती है। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली।
पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौके पर आकर बैठ गया कि रामचंद्र जो है वो लोटे भर पानी लिया, हाथ पैर धोया और फिर आकर के कहाँ बैठ गया? चौकी पर, यानी चारपाई पे बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें और होठों पर झुर्रियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। प्रूफ रीडरी मतलब होता है कि जो भी न्यूज़पेपर में गलतियाँ होती हैं उसको सही करना, तो ये काम वो सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। दार्शनिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी, तो वो खाने की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा है। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। पनियाई कहने का अर्थ है पानी वाला। दाल कैसा था? पानी वाला था। और तरकारी मतलब होता है सब्जी। तरकारी कैसी थी? रस वाली सब्जी थी इसकी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह नामालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? 3। पहला बेटा है इसका रामचंद्र। दूसरा बेटा इसका कौन है? दूसरा बेटा है मोहन। और सिद्धेश्वरी का तीसरा लड़का कौन है? प्रमोद, जो कितने साल का है? प्रमोद जो अभी 6 साल का है। तो मोहन के बारे में जब रामचंद्र पूछता है तो अब सिद्धेश्वरी क्या जवाब दे? उसे तो खुद ही नहीं पता होता है कि मोहन कहाँ गया है। उसकी उम्र 18 साल की हो गई है और वो बिना बताए ही गायब रहता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई। अब सिद्धेश्वरी सच बोले तो क्या बोले? तो यहाँ लेखक कहते हैं कि उसकी तबीयत सच बोलने की नहीं हुई। अब उसने क्या बोला? उसने झूठ मूठ कहा। उसे पता तो था नहीं कि मोहन गया कहाँ है, तो उसने झूठ मूठ ही कह दिया। किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग का बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। अब देखिए क्या कहती है वो? रामचंद्र से झूठ कहती है कि मोहन कहाँ गया है, किसी के साथ पढ़ने, और कहती है कि उसकी तबीयत जो है यानी उसका मन जो है वो 24 घंटे किस में लगा रहता है? पढ़ने में। जबकि ऐसा कुछ लगता नहीं है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। किसकी बात करता है? पढ़ाई की। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए रामचंद्र जहाँ जॉब करता है उसके बारे में उसकी माँ क्या पूछती है डरते डरते कि वहाँ कुछ हुआ है क्या? तो रामचंद्र कहता है नहीं, सब ठीक है, समय आने पर और बेहतर हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। धूप बहुत तेज थी और आसमान में बादल कैसे दिख रहे थे? पाल की नाव की तरह। बाहर की गली से गुजरते हुए खरखरिया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? तो अब यहाँ देखिए रामचंद्र जो है वो अपने छोटे भाई के बारे में अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि प्रमोद खाना खाया या नहीं।
तो अब सिद्धेश्वरी का क्या उत्तर होता है देखते हैं। सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका है, रोया तो नहीं था। अब रामचंद्र क्या पूछता है अपने छोटे भाई के बारे में कि रोया तो नहीं था। अब देखिए सिद्धेश्वरी जो है वो फिर झूठ बोल देती है, कहती है आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का है। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। अब प्रमोद तो छोटा सा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है। अब उसे जो चीज़ पसंद आया और नहीं मिला तो वो रोने लगा। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। अब देखिए माँ जो है वो कहती है एक रोटी और लाऊं, तो इस पर रामचंद्र जो है वो मना कर देता है, कहता है नहीं, मेरा पेट जो है वो भर चुका है। अब इस पर सिद्धेश्वरी जो है वो जिद करने लगती है, अच्छा आधी ही सही, कहती है आधा ही ले लो। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आँख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह से इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीरा हो। अब वह जो एक टुकड़ा बचा था उसके थाली में, उसने उसे क्या किया, उस टुकड़े को वो झट से उठाया और जैसे लोग पान खाते हैं उस तरीके से अपने मुंह में रख लिया। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। अब मोहन जब आया तो उसे भी भूख लगा था, वो भी हाथ पैर धोकर के कहाँ बैठ गया, पीढ़े पर। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई ही की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। तो मोहन जो सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था, वह जो था वो क्या था, वह काफ़ी गंभीर था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। मोहन जो है वो रोटी खाते हुए क्या कहता है, रोटी खाते हुए वो अपनी माँ से क्या कहता है कि कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। अस्वाभाविक, देखिए अस्वाभाविक मतलब होता है बनावटी, बनावटी। अब वो अपनी माता को उलझाने लगता है कि मैं कहीं तो नहीं गया था, यहीं था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। क्या कहती है माँ? माँ कहती है बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, यानी तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा। दिमागी यानी दिमाग वाला, बहुत ही समझदार। दिमागी शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? समझदार। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। अब देखिए सारी बात तो माँ खुद ही कह रही है ना। कहती है कि तेरा जो बड़ा भाई है रामचंद्र, कह रहा है उसका मन जो है 24 घंटा कहाँ लगा रहता है, पढ़ने में। देखिए तबीयत 24 घंटे, तो तबीयत का मतलब मैंने आपको बताया ही है, तबीयत मतलब होता है मन। तो कहती है कि कह रहे थे कि तेरा मन तो हमेशा पढ़ने में लगा रहता है, बहुत ही समझदार है तू। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। फीकी हंसी यानी ऐसे ही बनावटी हंसी उसने हंस दी। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल
तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। यानी उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि वो फटाफट खाना खा रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अब देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को कुछ कहने में भी डर लगता है, संकोच होता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि सिद्धेश्वरी को अपने दोनों बच्चों से क्या लगता था, डर। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ले लो। अब देखिए, माँ है तो माँ को जो होता है ये रहता है कि हमारा बच्चा थोड़ा और खा ले। अगर पेट भर भी गया हो तो वो चाहती है कि नहीं, एक रोटी और। तुम्हारे भैये ने तो एक रोटी ली थी। अब माँ कहती है कि तू भी एक रोटी ले ले, तेरा भैया भी लिया था। माँ तो ऐसे ही करती है ना, क्योंकि माँ तो बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, लेखक कहते हैं आगे, मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे बस। अब देखिए, माँ जब जिद कर रही है तो मोहन उसे समझाता है, कहता है नहीं नहीं बस हो गया, अब्बल तो अब भूख नहीं। कहता है अब मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट जो है वो भर गया। फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती। अब देखिए, माँ इतना प्यार से खाना बना के रखती है, फिर भी मोहन क्या कहता है, तूने रोटी ऐसी बनाई है खाया नहीं जा रहा, भाई तेरा पेट भर गया ये बोल। उल्टा माँ को ही कहता है कि रोटियाँ अच्छी नहीं है, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुर सुर पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। अब उस घर के जो मुखिया हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद, अब वो घर में आ गए हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मार कर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। यानी बड़े ही आराम आराम से वह खाना खा रहे थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। अब देखिए, घर की परिस्थिति ऐसी थी कि घर में ढंग से खाना पीना नहीं था, तो फिर इंसान कैसा लगेगा। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो हैं वो थे कितने के, 45 साल के, लेकिन वो दिखते कैसे थे, तो उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे वो 50-55 साल के हो गए, यानी उम्र से 5-10 साल बड़े दिखते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंजी खोपड़ी कहने का अर्थ है उनके सर पे बाल नहीं था। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुरखते हुए पूछा, बरका दिखाई नहीं दे रहा। अब वो अपनी पत्नी से क्या पूछ रहे हैं, अपने बड़े बेटे रामचंद्र के बारे में कह रहे हैं कि उनका बेटा रामचंद्र नहीं दिखाई दे रहा है। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। देखिए कैसे एक माँ जो है वो परिवार में सभी लोगों को आपस में जोड़े रहती है। तो जोड़ने का काम जो है वो माँ करती है। भाई को आपस में भाई से जोड़ती है, पिता को बच्चों से जोड़ती है। तो जीवन में सबसे अहम भूमिका जो है वो माँ निभाती है। किस प्रकार घर को इतनी समझदारी से चलाती है। तो लेखक जो हैं वो सभी चीज़ों को इसमें दर्शा रहे हैं। घर के हालात कैसे हैं, कितनी गरीबी है और
इसमें भी सबसे अहम भूमिका किसकी दिखा रहे हैं? सिद्धेश्वरी को, जो किसी को एहसास भी नहीं होने देती है किसी चीज़ की और घर को जोड़ के रखती है। आगे लेखक कहते हैं, मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बरबराने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। अब देखिए यहाँ एक शब्द है उन्माद। उन्माद मतलब होता है पागलपन। उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया के शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। तो बच्चों देखा किस प्रकार माँ जो है वह बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में तालमेल को बनाए रखती है। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। लड़कपन यानी कि बचपन, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उससे बर्राक रखता था। अब यहाँ देखिए एक शब्द क्या है? बर्राक, है ना। अब ये बर्राक शब्द का अर्थ क्या होता है? बर्राक यानी ठीक प्रकार से, यानी उसके पिता जो भी चीज़ें उसे सिखाते थे वह उसको बहुत ही ध्यान से सीखता था, ठीक प्रकार से उसे याद रखता था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ध्यान से या याद रखना, ठीक प्रकार से, कुछ भी कह सकते हैं आप। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। एक ग्रास कहने का मतलब है एक निवाला, या कह सकते हैं एक बाइट। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खांस कर खाने लगे। अब गले में जो है वो कुछ फंस गया होगा, तो उन्होंने क्या किया, एक गिलास पानी पी ली, फिर खाना खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। चुप्पी छाना यानी शांति हो जाना, यानी वहाँ पे जहाँ दोनों बैठे थे वो चुपचाप शांत बैठे हुए थे। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। पंडुक एक चिड़िया है जो कबूतर की तरह ही दिखता है। उसके गले पे आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक निशान बना हुआ है गोल गोल सा, जैसे उसने गले में कोई हार पहन रखी हो। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ लें, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। सिद्धेश्वरी जो है वो अब जो बातें कर रही थी उसका मन करता था कि वो सारी बातें खुलकर करे, लेकिन वो नहीं कर पाती थी। लेखक कहते हैं कि उसके मन में कोई डर था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो शब्द है निर्विकार यानी बिना किसी विकार के, विकार का न होना, उसे क्या कहते हैं? निर्विकार, विकार का न होना। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की। अब उसको पूछने की जो इच्छा है वो और बढ़ गई है। उत्सुकता यानी इच्छा, जिज्ञासा कह सकते हैं। फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है। लड़का MA पास है,
अब देखिए उस समय जो है वो पढ़ाई का बहुत महत्व था। जब कोई एमए बीए पास कर लेता था तो लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे कि भाई इतना पढ़ा हुआ है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ। अब देखिए पत्नी है तो चाहती है भाई उसका पति और खाए, तो कहती है एक रोटी और खा लीजिए, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा, यानी ऐसे तिरछी निगाहों से देखा। कनखी यानी कि तिरछी निगाहों से। तत्पश्चात किसी घुटे उत्साद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्य और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम दोहरा दी। क्या कहते हैं कि तुमने व्यर्थ में ही मुझे कसम दे दी, मेरा तो पेट ही भर गया, अब कुछ खाने का मन नहीं है। कहते हैं खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? अब क्या मांगते हैं वो? गुड़ मांगते हैं सिद्धेश्वरी से। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हांडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा। जायका मतलब होता है बच्चों स्वाद। जायका मतलब क्या होता है? स्वाद। क्या कहते हैं कि भाई नमकीन खा खा के मेरा मन ऊब गया है, तो चलो इसी बहाने मेरा मतलब स्वाद भी बदल जाएगा, मेरा टेस्ट भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। तो खाने के बाद बच्चों सलाह दिया जाता है कि हमें थोड़ा मीठा खाना चाहिए, तो मीठे में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें गुड़ खाना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया। कहते हैं रोटी खाते खाते तो बस मन ही उब गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। निमटने यानी कि जब वो खा पी लिए तो थाली में जो कुछ बचा हुआ था उसे सिद्धेश्वरी ले जा कर के खाने के लिए बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, यानी जो भी उस बर्तन में दाल बची हुई थी उसे अपने कटोरे में डाल लिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची। छिपुली किसे कहते हैं बच्चों? छोटी जो थाल होती है, थाली कह लीजिए, है ना, उसे छिपुली कहते हैं। तो थोड़ी सी चने की सब्जी बची हुई थी छिपुली में, उसको ले लिया उसने, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। अब खाने बैठी है तो सारी चीज़ों को उसने अपने पास रख लिया है। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। अब देखिए जब माँ खाने गई तो कितनी रोटी बची हुई है? बस एक रोटी बची हुई है, वो भी बिल्कुल जली हुई, बेकार सी। जैसे ही वो खाने के लिए निवाला उठाती है तो उसे क्या ध्यान आता है? अपने छोटे बेटे प्रमोद का याद आता है। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। अब देखिए माँ सारा काम करके सबको खिला पिला करके जब लास्ट में खुद खाने बैठी है तो खाने में क्या बचा है? सिर्फ एक रोटी। और वो अपने घर की इन परिस्थितियों को देख करके अंदर ही अंदर काफ़ी क्या है, दुखी है। तो उसकी आंखों से क्या होने लगे? आंसू टपकने लगे। मन में बहुत सारी आकांक्षा, बहुत सारी इच्छा है कि कैसे उसके घर की जो स्थिति है वो जल्दी सुधरे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी। अलगनी जो हम रस्सी बांधते हैं ना आंगन में, उस पर कपड़ा डालने के लिए, उसी को कहते हैं अलगनी, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी
औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलरकी से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि दोपहर का भोजन जो है वो समाप्त हो चुका है, सभी लोग भोजन कर लिए और मुंशी जी बहुत ही निश्चिंतता से सो रहे हैं। तो ये था एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी कि किस प्रकार एक माँ जो है वह पूरे परिवार को समेट करके रखती है, घर की सारी परेशानियों को वो खुद में ले लेती है और सभी को खुश रखने का प्रयास करती है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखी होगी, अनुभव किया ही होगा, क्योंकि यह कहानी जो है वो मध्यवर्गीय परिवार का है और हम सभी जो हैं वो मध्यवर्गीय परिवार से ही आते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है बच्चों, तो इस कहानी को ध्यान से सुने, उसे पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी कहानी के प्रश्न अभ्यास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।